आईएमएफ के रिफॉर्म एजेंडा की सीरीज़ ऑफ वीडियोस में हम उस रिफॉर्म एजेंडा को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी बुनियाद न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर या वाशिंगटन कंसेंसस है और जो तमाम उन ममालिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है जो आईएमएफ से कर्जा लेते हैं। आज की वीडियो में हम इंटरेस्ट रेट के हवाले से पॉलिसी गाइडलाइंस या आईएमएफ का रिफॉर्म एजेंडा क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आईएमएफ बुनियादी तौर पे इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो गाइडलाइन देता है वो ये होती हैं कि आपके मुल्क के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपेटिटिव होना चाहिए और उसका जो रेट है वो मार्केट फोर्सेस को डिटरमिन करना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी बुनियादी तौर पे किसी भी मुल्क के सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है जिसके अंदर 3 बुनियादी नौइयत के फैसले किए जाते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, शरह सूद क्या होगी, जिसका मतलब ये होता है कि इस मुल्क के अंदर अगर किसी को कैपिटल चाहिए तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी में जो दूसरा फैसला किया जाता है वो ये किया जाता है कि इस मुल्क के अंदर एक्सचेंज रेट क्या होगा, शरह तबादला क्या होगी। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये की स्टैंडिंग क्या होगी और एक्सचेंज रेट क्या होगा। और तीसरा अहम फैसला जो मॉनेटरी पॉलिसी में किया जाता है वो ये होता है कि मुल्क के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कैसे इंश्योर किया जाए और ऐसे तमाम फैक्टर्स को रोका जाए जिनकी वजह से सिर्फ मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में अगर महंगाई आ रही है तो उनको किसी तरह से कम रखा जा सके। आज की वीडियो में हम इंटरेस्ट रेट के मुख्तलिफ पहलुओं को देखने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्ट रेट के हवाले से जैसे पहले अर्ज़ किया कि आईएमएफ ये कहता है कि मार्केट फोर्सेस शुड डिटरमिन कि आपके मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या होगा। इंटरेस्ट रेट की जो बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं उनमें सबसे पहली इम्प्लीकेशन तो ये है कि सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए और आईएमएफ की गाइडलाइंस के ज़रिए इसको एज ए टूल इस्तेमाल करता है इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़। इंटरेस्ट रेट बुनियादी तौर पे चूंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसी मुल्क के अंदर कम है तो इससे नतीजा यह निकलेगा कि उस मुल्क के अंदर काम करने वाले कॉरपोरेशन और बिजनेसेस के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल चूंकि कम है तो वो ज़्यादा लैंडिंग करेंगे। और पूरी दुनिया का डाटा इस चीज़ को रिकनसाइल भी करता है, कंप्लीमेंट भी करता है और कंपैटिबल भी बनाता है कि जिस मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होता है उस मुल्क के अंदर लोन ज़्यादा लिए जाते हैं और स्पेंडिंग ज़्यादा करती हैं। और अगर आपके मुल्क के अंदर जो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट रेट वो बहुत ज़्यादा होगी तो देयर इज़ अ लाइकलीहुड कि जो रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, कॉरपोरेशंस के अंदर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चूंकि बढ़ जाएगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। और उसकी जो दूसरी इम्प्लीकेशन ये बनेगी चूंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई है तो जिन लोगों के पास कैपिटल है बजाय इसके कि वो किसी भी रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करके उस मुल्क की इकोनॉमिक आउटलुक को बेहतर करने की कोई सबील पैदा करें, वो अपने कैपिटल को बैंकों में जमा कराना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा शरह सूद मिल रही होती है इंटरेस्ट रेट की शक्ल में। और इसके ऊपर एडवांटेज ये होता है कि उस मुल्क के अंदर चूंकि शरह सूद ज़्यादा मिलने की वजह से आपको बैंक बहुत हैंडसम प्रॉफिट ऑफर कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपने किसी भी रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर पैसा लगाया तो वहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व होता है जो कि बैंक के केस में मिटिगेट हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। और दूसरा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोई भी सेंट्रल बैंक पाकिस्तान जैसे ममालिक में आईएमएफ के रिफॉर्म एजेंडा के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, इंटरेस्ट रेट को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करता है कि मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है इसको भी किसी तरह से कम किया जा सके। इसको कम करने का तरीका ये होता है कि जिस मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होता है उसके अंदर चूंकि लैंडिंग ज़्यादा होती है, लोन ज़्यादा लिए जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा जनरेट होती है जिससे डिमांड पैदा होती है। और डिमांड ज़्यादा पैदा होने की वजह से उस मुल्क के अंदर जो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उस मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन होने के, महंगाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप कॉस्ट ऑफ द कैपिटल बढ़ा देंगे जिसके नतीजे में लोन्स कम लिए जाएंगे, जिसके नतीजे में आपकी इकोनॉमी के अंदर स्पेंडिंग कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में आपकी इकोनॉमिक लेआउट के अंदर कमी पैदा हो जाएगी तो इसका इम्पैक्ट आपकी डिमांड के ऊपर भी पड़ेगा। तो उसका मतलब ये होगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि जितनी अशिया हैं,
जितनी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, उनको चेज करने वाली जो मनी है वो भी कम हो जाएगी, जो पैसा है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि जो डिमांड एंड सप्लाई का असूल है वो ये बताता है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, और जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी उसकी प्राइस कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो डिमांड एंड सप्लाई के असूल को कारफरमा करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए इंटरेस्ट रेट को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मुल्क के अंदर। आईएमएफ के रिफॉर्म एजेंडा में इस मुल्क के अंदर चूँकि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, और आपने आईएमएफ की रिफॉर्म एजेंडा के तहत पाकिस्तान में भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे ही मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता है, वैसे ही हमारा स्टेट बैंक हमारे मुल्क के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है, जो पॉलिसी रेट है, जो शरह सूद है, उसको बढ़ा देता है। ज़िमनी तौर पे अर्ज़ कर दूं कि कुछ लोग इन्फ्लेशन को ट्रांसलेट करते हैं महंगाई के साथ, जो कि गलत है। इन्फ्लेशन और चीज़ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और चीज़ है, और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स और चीज़ है, और ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, और इन तीन चीज़ों को अलग अलग रख के आपको देखना होता है, और उसके बाद आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि इनमें से महंगाई को कौन सी चीज़ डेजिग्नेट करती है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, जिसमें महंगाई को, इन्फ्लेशन को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को अलग अलग एक्सप्लेन करके इनके जो बुनियादी फ़र्क हैं उनको सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो इंटरेस्ट रेट की जो बहुत सारी इम्प्लीकेशन, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, वो किसी भी लोकल इकॉनमी के हवाले से हो सकती हैं। तो स्टेट बैंक अंडर द गाइडलाइंस ऑफ आईएमएफ किसी भी मुल्क के अंदर जो प्रोविजन ऑफ द कैपिटल है उसको एज ए टूल इस्तेमाल करता है उस मुल्क की इकॉनमी को मैनिपुलेट करने के लिए, और उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स को सस्ता करके या महंगा करके इन्फ्लेशन को हिट करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो इन्फ्लेशन होती है उसके अब देखने को तो ये लगता है कि जैसे स्टेट बैंक के पास चूँकि मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ एक टूल है तो उसी को वो इस्तेमाल करके महंगाई को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान में जो महंगाई की रीज़न्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अपनी गुज़श्ता किसी वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि सिर्फ जो मॉनेटरी मेजर्स हैं उनमें और एक्सचेंज रेट का जो हिस्सा है वो 80% है। 20% हमारे जो डिमांड एंड सप्लाई का इनकेपेबल होना है, हमारी हुकूमत की जो रेगुलेटर का रोल पूरी तरह अदा ना कर पाना है उसका भी हिस्सा होता है। और उसके बाद हमारे जो कार्टल्स बने हुए हैं, हमारे पास चूँकि डाटा अवेलेबल नहीं है, और इन कार्टल्स का, इन माफियाज़ का जो एक ग्रोह है जो कि पाकिस्तान के अंदर एक मसनूई तौर पे चीज़ों की डिमांड पैदा करता है और मसनूई तौर पे उनकी किल्लत पैदा करता है। तो लगता ये है कि आईएमएफ का जो रिफॉर्म एजेंडा है पाकिस्तान के हवाले से, अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी को, इंटरेस्ट रेट को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो पैदा होने वाली महंगाई है उसको किसी तरह कम किया जा सकता है, तो लगता ये है कि ये जो अप्रोच है ये फ्लॉड है। और उसकी रीज़न जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि महंगाई को इफ़ेक्ट करने वाली, महंगाई को ट्रिगर करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप उनको नैरो डाउन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में सिर्फ जो इन्फ्लेशन को कॉज कर रही है, जो चीज़ों की प्राइस के अंदर इजाफा हो रहा है, वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट या कॉस्ट ऑफ द कैपिटल से हो रहा है। तो आईएमएफ के रिफॉर्म एजेंडा की सीरीज़ में हमने अब तक फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर बात की, पब्लिक स्पेंडिंग की, प्रायोरिटीज़ के ऊपर बात की, सब्सिडीज़ के ऊपर बात की, टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर बात की, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात की और एक्सचेंज रेट के ऊपर बात की, और आज की वीडियो में हमने इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात की। तो इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने का, एक्सप्लेन करने का, समझाने का और समझने का जो बुनियादी मकसद है कि तमाम वो लोग जो मईशत के अंदर कोई दिलचस्पी रखते हैं या लेते हैं या समझना चाहते हैं, तो एक एकेडमिक लेंस से और एकेडमिक प्रोसेस से हम इन तमाम चीज़ों को समझें कि पाकिस्तान जब आईएमएफ के रिफॉर्म एजेंडा में है तो उसका मतलब क्या है, और पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन की जाती है पाकिस्तान के मौजूदा इकोनॉमिक मैनेजर्स की, तो उनका लाहे अमल क्या होता है, उसकी फाउंडेशन क्या होती है और उसकी बुनियाद क्या होती है। तो अब तक की वीडियोस के बारे में अगर आपको कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो, कोई एतराज़ हो, या आपको लगे कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर मज़ीद तशरीह की ज़रूरत है, तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।